जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th प्री बोर्ड अर्थशास्त्र एमपी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें हम लघुत्तरी क्वेश्चन 11 से 14 तक सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 2 है। पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं? पूरक वस्तु मतलब जिनका एक साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपके पास मान लीजिए एक पेन है और यदि आपके पास स्याही ना हो तो क्या आप पेन का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी पेन और स्याही का साथ साथ प्रयोग ही होता है। इसके अलावा यदि मान लीजिए पेन की कीमत बढ़ जाए तो स्याही की मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि जब आप पेन ही नहीं खरीदेंगे तो स्याही क्यों खरीदेंगे? तो एक की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरे की मांग घट जाती है। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका साथ साथ प्रयोग होता है, जैसे पेन और स्याही, और एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग घट जाती है। फिर है मांग के नियम के अपवाद बताइए। तो मांग के नियम का पहला अपवाद है गिफिन वस्तु। जैसे कि घी की तुलना में जो डालडा है वो क्या है? गिफिन वस्तु है, हीन वस्तु है। यदि मान लीजिए डालडा की कीमत घट जाए तो इसकी मांग भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि अब जो पैसे बच जाएंगे उन बचे हुए पैसे से घी खरीदा जाने लगेगा, इसलिए डालडा की कीमत घटने पर मांग भी घट जाएगी। अपवाद का मतलब होता है कि मांग का नियम क्या बताता है कि कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है, लेकिन और कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ क्या हुआ? उल्टा हुआ है। कीमत घटी है तो मांग भी घट गई है, इसलिए यह अपवाद है। फिर है अज्ञानता के कारण। यदि आपके घर के सामने से कोई ठेला वाला निकलता है, टमाटर बेचते, टमाटर बहुत सस्ते बेच रहा है और आप अपने घर में बैठे हैं, तो आप क्या सोचेंगे कि टमाटर हो सकता है सस्ते हैं, यानी घटिया क्वालिटी के टमाटर होंगे। यानी टमाटर की कीमत घटी तो उसकी मांग भी क्या हुई? घट गई। जबकि मांग का नियम क्या कहता है? कीमत घटने पर मांग बढ़ना चाहिए, इसलिए यह मांग के नियम का अपवाद है। दुर्लभता। यदि आपको लगे कि भाई सोने की कीमत आज जो है बढ़ गई है, लेकिन भविष्य में सोने की कीमत और बढ़ सकती है, तो अब अभी आप क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा सोना खरीदेंगे। यानी कीमत बढ़ने पर भी मांग क्या हुई? बढ़ गई। जबकि मांग का नियम क्या कहता है? कीमत बढ़ने पर मांग घटना चाहिए, इसलिए यह मांग के नियम का क्या है? अपवाद है। मांग के नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए। मांग का नियम क्या है? मांग का नियम यह बताता है कि किसी वस्तु की मूल्य यानी कीमत बढ़ जाए तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। जैसे मान लीजिए कि टमाटर जो है उसकी कीमत बढ़ जाए तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। आप कम टमाटर खरीदेंगे। किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर मांग कम हो जाती है एवं मूल्य में कमी होने पर मांग बढ़ जाती है। यानी कीमत और मांग में विपरीत संबंध को कौन बताता है? मांग का नियम बताता है। 1 रुपये कीमत पर आप 50 किलो वस्तु खरीदते हैं। अब आप उतने ही पैसे लेकर गए, कीमत बढ़ गई तो आपने कम वस्तु खरीदी, और कीमत बढ़ गई तो और कम वस्तु खरीदी। जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी आप कम वस्तु खरीदेंगे। रेखा चित्र में भी आपको दिख रहा है कि ये कीमत जो मांग वक्र जो है वो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। इसका अर्थ है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। यानी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर मांग कम हो जाती है। सामान्य एवं निम्न स्तरीय वस्तुएं क्या होती हैं? सामान्य वस्तुओं का अर्थ होता है जिसमें आय और मांग में धनात्मक संबंध होता है। धनात्मक संबंध का अर्थ है कि ये आपकी आय है और ये आपकी मांग है, ये धनात्मक संबंध हुआ। धनात्मक संबंध यानी यदि आपकी आय बढ़ जाए तो मांग भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि आपकी आय बढ़ जाती है तो आप क्या होगा? आप ज़्यादा फल खाएंगे। पहले आप कम फल खाते थे, यानी आपकी जो आय है वो बढ़ी तो आपने ज़्यादा फल खाना शुरू किए, तो ये फल क्या हुए? सामान्य वस्तु हुए।
अब निम्न स्तरीय वस्तु का अर्थ होता है ऐसी वस्तु जिसका आय के साथ जो है विपरीत संबंध होता है। ये आपकी आय है और ये मांग है। कैसा विपरीत संबंध होता है? जैसे घी है, उसकी तुलना में डालडा क्या है? घटिया किस्म की वस्तु है। तो यदि आपकी आय बढ़ती है तो अब आप क्या करेंगे कि घी को कम खरीदेंगे और डालडा को ज़्यादा खरीदेंगे। तो यानी आय बढ़ी तो घी की मांग बढ़ी नहीं, बल्कि क्या हुई? घट गई। इसलिए घी क्या है? निम्न स्तरीय वस्तुओं का कैसा संबंध होता है? आय के साथ विपरीत। और सामान्य वस्तुओं का कैसा संबंध होता है? धनात्मक। स्थिर लागत क्या है? उदाहरण द्वारा समझाइए। स्थिर लागत जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भवन जो है किराए पर लिया है। अब आप इसमें उत्पादन ज़्यादा करें, कम करें या ना करें, आपको किराया तो उतना ही देना होगा। तो भवन का जो किराया है वो क्या है? भूमि या भवन का किराया स्थिर लागत है। अब आपने चौकीदार भी रख दिया है। अब आप उत्पादन कम करें, ज़्यादा करें या ना करें, आपको उतना ही चौकीदार को वेतन देना होगा। तो चौकीदार का वेतन क्या हो गया? स्थिर लागत। तो स्थिर लागत क्या है? स्थिर लागत वे लागतें होती हैं जिनका संबंध अल्पकाल में स्थिर साधनों से होता है। ये क्या हो गए? स्थिर साधन। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का स्थिर लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी उत्पादन आप कम करें, ज़्यादा करें या ना करें, स्थिर लागत पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई फैक्ट्री है, उसमें आप उत्पादन करते हैं, तो आपने मजदूर को काम पर लगाया है। आप यदि उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको और ज़्यादा मजदूर काम पर लगाने होंगे। तो मज़दूरों की जो लागत होगी वो कैसी लागत होगी? मज़दूरों को जो मजदूरी देंगे वो परिवर्तनशील लागत होगी, क्योंकि उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ वह बढ़ जाएगी और घटने के साथ मजदूर घट भी सकते हैं। ऐसे ही यदि आप उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो मान लीजिए कि आपका कपड़ा उद्योग है, तो कपड़े उद्योग में यदि आप ज़्यादा कपड़ा बनाएंगे तो आपको ज़्यादा कपास की आवश्यकता होगी। आप कम कपड़ा बनाएंगे तो आपको कम कपास की आवश्यकता होगी। तो कच्चा माल क्या है? परिवर्तनशील लागत है। तो परिवर्तनशील लागत क्या होती है? जो परिवर्तनशील साधनों को प्रयोग में लाने के लिए करनी पड़ती है। जो कच्चा माल है, अस्थायी मजदूर हैं, ये परिवर्तनशील साधन है और इनको प्रयोग में लाने के लिए जो आपने लागत लगाई वो क्या हो जाएगी? परिवर्तनशील लागत। तो परिवर्तनशील लागत वे लागत होती हैं जिनका संबंध अल्पकाल में परिवर्तनशील साधनों से होता है। अब परिवर्तनशील लागतों का प्रभाव क्या होता है कि जैसे उत्पादन की मात्रा परिवर्तित होती है वैसे ही परिवर्तनशील लागत भी परिवर्तित हो जाती है। अर्थात उत्पादन बढ़ने पर परिवर्तनशील लागत बढ़ जाती हैं और उत्पादन घटने पर परिवर्तनशील लागत घट जाती हैं। इसका उदाहरण है कच्चा माल और अस्थायी श्रमिकों की मजदूरी। मुद्रा विनिमय का माध्यम है, स्पष्ट कीजिए। विनिमय का माध्यम का अर्थ है कि एक क्रेता है और एक विक्रेता है, इनके बीच एक वस्तु है। तो क्रेता क्या करेगा? विक्रेता को पैसे देगा और मुद्रा देगा और उसके बदले में विक्रेता से वस्तु को खरीद लेगा। तो विनिमय, वस्तु का विनिमय किसके माध्यम से हुआ? मुद्रा के माध्यम से। इसलिए मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। अर्थात इस बिना किसी परेशानी के हम वस्तुओं का आदान प्रदान मुद्रा के माध्यम से कर सकते हैं। इससे दोहरे संयोग की आवश्यकता खत्म हो गई। दोहरा संयोग यानी पहले क्या होता था कि इस व्यक्ति के पास जो वस्तु है उसकी दूसरे व्यक्ति को आवश्यकता होना चाहिए और दूसरे व्यक्ति की वस्तु की आवश्यकता पहले व्यक्ति को होना चाहिए। तो अब मुद्रा के माध्यम से विनिमय होने के कारण ये दोहरे संयोग की आवश्यकता समाप्त हो गई है। अब मुद्रा क्या है? एक मध्यस्थ का कार्य करती है। मतलब वस्तु का विनिमय मुद्रा के माध्यम से किया जाता है, यानी मुद्रा क्या है? मध्यस्थ है। तो हमने क्या लिखा कि मुद्रा के माध्यम से बिना व्यवधान, मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है,
क्योंकि इसके माध्यम से भुगतान किए जा सकते हैं, दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं होती और यह एक मध्यस्थ का कार्य करती है। मुद्रा के मूल्य संचय के कार्य को समझाइए। मूल्य संचय का अर्थ है कि जैसे पुराने ज़माने में लोग वस्तुओं को घड़े में रखकर मूल्य का संचय करते थे, अब लोग मुद्रा को बैंक में या घर पर मुद्रा के रूप में मूल्य का संचय करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मुद्रा टिकाऊ है। पुराने ज़माने में जो घड़े में वस्तुएं रखी जाती थीं वे खराब हो जाती थीं, लेकिन मुद्रा जो है वो खराब नहीं होती, उसमें टिकाऊपन होता है। मुद्रा की क्रय शक्ति स्थिर होती है। क्रय शक्ति यानी जो वस्तुएं हैं, मान लीजिए टमाटर है तो ये इसकी मूल्य जो है दिन प्रतिदिन बदलेगा, लेकिन मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो लंबे समय तक स्थिर बनी रहती है। फिर मुद्रा को रखने के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है, जबकि वस्तुओं को रखने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। अब भविष्य में यदि हमें धन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम मुद्रा के रूप में आसानी से वस्तुओं का संग्रह कर सकते हैं, मूल्य का संचय कर सकते हैं, लेकिन वस्तुओं के रूप में यदि हम भविष्य के लिए वस्तुओं को रखेंगे तो वो खराब हो जाएंगी। इसलिए भविष्य के लिए यदि हम संचय करना चाहते हैं तो मुद्रा श्रेष्ठ माध्यम है।